जय हिंद मेरे चैंपियंस। स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हम सेकंड बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां से 5 से 10 नंबर के सवाल 100% पूछे जाते हैं। और इस बार 2026 के पेपर में कुछ ऐसे सवाल भी आए थे जो सवाल देखने में आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम करने वाले थे, यानी जिसमें बच्चों ने कम से कम अप्रॉक्स में एक एक सवाल सॉल्व करने में 5-5 मिनट टाइम वेस्ट करा था। लेकिन उन सवालों के पीछे बस थिंकिंग और उसका कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो शायद 1 से 1.5 मिनट में आप उन सवालों को उड़ा सकते थे। ये सवाल वो है बेटा कि जिसके बाद अगर आपने ये टॉप 8 क्वेश्चंस कर लिया तो मैं आपको दावा करता हूं बेटा कि इस चैप्टर से आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 8 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कह लो या रिपीटेशन वाइज कह लो, या यही सवाल देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब डेटा चेंज करने के बाद इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यानी पूरा चैप्टर का समराइज्ड वे में केवल ये 8 क्वेश्चंस कर लिया तो इसके बाद आपको ज्यादातर चीजों के बारे में सोचना नहीं है। जस्ट रिमेंबर के लिए, रिमाइंडर के लिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे अपने कॉन्सेप्ट को, जो कि ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में आपको बता रखा है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। तो केवल 20 से 25 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसमें 8 ऐसे सवाल बताने जा रहा हूं जो आपको सामने लाइव करवाऊंगा, जो कि 8 के 8 सवाल 2026 के पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर इस बार भी तुम्हारे सामने पेपर में आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से इन सभी को नोट कर लेना, उनका रिविजन जरूर कर लेना। और हां, अगली कौन सी क्लास आपको दिया जाए, देखो तुम्हारे आनंद सर ने तुमसे प्रॉमिस करा था बेटा, पूरे साल तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। इस समय कुछ कारणों की वजह से मैं लाइव क्लास तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन तुमसे वादा करा था कि तुम्हारे हर एक सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इसीलिए दो जेनरिक्स, दो नॉर्मल वीडियो आपको गाइडेंस बताने के बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड चैप्टर जहां से सवाल 8 से 10 नंबर के बनते ही बनते हैं, उन सवालों को कम समय में ज्यादातर तरीके से पढ़ सको। अब अगर मैं यही चाहता तो 8 सवाल मैं लाइव लेकर के आता बेटा, जो कि 1 से 1.5 घंटा होता, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट जाता। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आपको इस बार लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लस सेल्फ स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लगाऊंगा 8 सवाल, मान लो एक सवाल को 2 मिनट सॉल्व करने में तो 20 से 25 मिनट, 16-17 मिनट आपको ऐसे लगेंगे, 5-10 मिनट मान लो कि मुझे समझाने में लग सकते हैं एक्स्ट्रा बेटा, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट की एक वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुनना, टाइम वेस्ट करने के चक्कर में मत पड़ना, सेल्फ स्टडी करना, इसका जितना रिवीजन कर सकते हो करो। और दूसरा चीज कि अब तुम चाहते हो सर किस चैप्टर का बनाना, तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग उस चैप्टर का नाम डाल देना। ऐसे ही 8 से 10 सवाल जो 2026 के पेपर में बने थे, जिससे बच्चे प्रॉब्लम में फंसे थे, उसके कॉन्सेप्ट और वो सवाल मैं लेकर के आऊंगा तुम्हारी अगली क्लास में। तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि कौन सा अगली क्लास तुम्हें चाहिए, ठीक है बेटा। ऐसी वीडियो आपको बना करके दे दी जाएगी। आइए नेक्स्ट पहला सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर बेस्ड सवाल हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अलग था। इसमें एक कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता होता है। अपनी क्लास में मैंने हमेशा बता रखा है कि जब भी आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता करना हो या ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ना हो, उसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी सबको पता होती है कि सर जी इसके एंगल जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं, और दूसरा साइड इसकी तीनों बराबर होती है। लेकिन एक प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर सवाल बनते हैं और इस बार बने थे, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है? वो प्रॉपर्टीज ये है कि उसकी जो हाइट होती है, उसके जो एल्टीट्यूड होते हैं, उसके जो मीडियंस होते हैं, तीनों बराबर होते हैं बेटा। यानी हाइट कह लो, ध्यान से समझना, हाइट कह लो, एल्टीट्यूड कह लो या मीडियन। हाइट मतलब एल्टीट्यूड ही होता है बेटा। तो दो चीजों के बेस पर मान लो कि जो उसका एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम ही होते हैं, मतलब एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री का होता है और मीडियन जो होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसने ऑलरेडी इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल रखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कोई दूसरे ट्रायंगल्स में नहीं होता, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, जिसमें उसकी एल्टीट्यूड जो होता है, उसका मीडियन जो होता है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब क्या? एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मीडियन जो होता है दो पार्ट में बांटते हैं। समझ में आ रही? दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है। मीडियंस किसी साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट एल्टीट्यूड उस सामने वाली साइड को 90 डिग्री पर कट करता है। तो इक्विलैटरल के लिए दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए दोनों रूल इसमें अप्लाई हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो क्या कहता है, आप इसको पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना बेटा। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि सर जी ये 0-0 होगा, तो ऑप्शंस में देख लो कौन सा आंसर 0-0 के केस में बनता है, वो आंसर आपका बन जाएगा। बिकॉज ये ओरिजिन से जाता है, मतलब y की वैल्यू तो फिक्स्ड है हमारा, मतलब x और y दोनों के केस में दे रखा है कि 0 आ रहा है। और दूसरा केस ये हॉरिजॉन्टल वे में है, मतलब x एक्सिस ही होगा, y एक्सिस 0 होगा, तो y एक्सिस सब में 0 दे रखा है। इसका मतलब हमारा तो कंफर्म हो गया कि दो कोऑर्डिनेट में एक कॉमा तो 0 आने वाला है, 0 आने वाला है। बस हमें x पर फोकस करना है कि x का कोऑर्डिनेट अगर मिल जाता है तो आंसर निकल जाएगा।
अब इसका जो एल्टीट्यूड और मीडियन होता है उसी को हम हाइट के नाम से भी बोलते हैं। तो जो हाइट होती है ना बेटा, यही बस यहीं पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है हमारा। वहीं दूसरी तरफ जो हाइट होता है बेटा, वो हाइट होता है √3/2 इंटू साइड। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है फॉर्मूला हमारा हाइट का फॉर्मूला। तो हाइट बराबर √3/2 इंटू साइड। अब हमारे पास हाइट तो पता नहीं है, मतलब एल्टीट्यूड पता करना पड़ेगा। पता करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट कौन सा, जब दो किसी लाइन के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो उसके बीच का डिस्टेंस पता करते हैं। तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, डिस्टेंस लगाओगे तो देखो बेटा ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो x2 - x1 0 0 खत्म, y2 - y1 करोगे तो 0 माइनस इसका का होल स्क्वायर करोगे, यानी रूट में वही बनेगा 5√3/2 का होल स्क्वायर, ये खत्म। तो सिंपल सा बच रहा है कि जो इसका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा, 5√3/2 के। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये हाइट की वैल्यू क्या है 5√3/2। किसके फॉर्मूले से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब √3 से √3 खत्म बेटा, 2 से 2 खत्म, साइड मिल गई है 5। अगर आपको पता है साइड का मतलब कौन सा, ये वाली साइड, हाइट मत मान लेना, हाइट है तुम्हारा 5√3/2। इस हाइट की हेल्प से आप साइड निकालते हो, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, अब ये भी 5 हो गया। अब तुम्हें पता है बेटा कि अगर टोटल डिस्टेंस, जैसे मान लो कोई टोटल डिस्टेंस आपका जो है वो 5 मीटर का है, कितने मीटर का, 5, एग्जैक्टली मिड में होगा। कोई पॉइंट्स मान लेता हूं P है, ठीक है, तो ये दोनों का पॉइंट्स होगा वो आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये 5 है बेटा टोटल डिस्टेंस, तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 को मैं लिख सकता हूं 5/2, ये भी 5/2, ये लिख सकते हैं बेटा। अगर ये मिड पॉइंट 0 0 है, जैसे यहां पर 0 0 दे रखा है, इसका मतलब मिड पॉइंट के इधर, जो आपको पता होता है मिड पॉइंट के इधर मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट जो हमारा ओरिजिन होता है उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, उसके राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव, तो लेफ्ट वाला, इसके लेफ्ट वाला 5/2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्टली पूरा डिटेल में आपको समझाया है, तब इस तरीके के सवाल है बच्चा। समझ में आ गई बात। वीडियो को पॉज करके अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देखना बच्चा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका टाइम कम लगे, सवाल ज्यादा, और इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, इन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लोगे तो इस चैप्टर को तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम कम है। ज्यादा स्मार्ट तरीका अपनाना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, सेल्फ स्टडी ज्यादा करना है। समझ में आ गया। एक बार वीडियो को पॉज करके या वापस से दोबारा देख लेना। अगले सवाल पर आते हैं बेटा। दूसरा सवाल इस पर बेस्ड हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था, तुम्हारे सामने इस बार पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड डायरेक्ट सवाल जो साइन कॉस के पैटर्न पर आता है, ये मल्टीपल मैंने अपनी क्लास में करवाया भी है और तुम्हारे सामने क्वेश्चंस रख करके दे दिए। ये 2026 के पेपर में ही ये सारे क्वेश्चन 2026 के इस जो 17 फरवरी को पेपर हुआ था ना, चाहे स्टैंडर्ड और बेसिक, सबका कॉम्बिनेशन में मैं टॉप 8 सवाल लेकर के आया हूं, जिसमें सारे बच्चों ने प्रॉब्लम भी आया था और कुछ बच्चों ने तो सवालों को उड़ा भी दिया था। अब इस सवाल को लगाना है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई करना है बेटा। ये हमारा हो जाएगा x1 पूरा का पूरा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा सॉरी ये x1 y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, इसमें तो मैंने वही माना था ना x1 y1, हाँ ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल था, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सिंपल से x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस करोगे तो ये इसी का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट स्क्वायर में आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y1 तो 0, तो यानी यहां पर आ जाएगा a sin थीटा माइनस का b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक्सपांड कर दोगे और आप जरा ध्यान से अगर देखोगे बेटा, जरा ध्यान से देखोगे तो देखो इसका स्क्वायर करोगे, लो स्क्वायर के देख लेता हूं। a स्क्वायर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहां से निकल करके आ गया है। उसके बाद इसको एक्सपांड करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा जो है, ये साइन थीटा कॉस थीटा जो है, इस साइन थीटा कॉस थीटा से खत्म हो जाएगा। अब a cos स्क्वायर साइन स्क्वायर में इसमें जब चेक करोगे बेटा, तो यहां से cos स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा a स्क्वायर। इन दोनों को जब एक दूसरे से करोगे तो दोनों में क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, b कॉमन ले लोगे, b स्क्वायर, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल डायरेक्टली आपके सामने देखने को मिलता है ना। तीसरा पॉइंट जो होते हैं, सेम टाइप के कुछ इस तरीके से सवाल देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चों ने बहुत टाइम लगाया था। कुछ बच्चों ने तो ऑन द स्पॉट क्लिक कर लिया था, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा टाइम लगाया था इसमें, अप्रॉक्स कम से कम 1 से 1.5 मिनट। लेकिन ये सवाल ओरली सवाल था, मैक्स टू मैक्स 5 से 10 सेकंड का सवाल था बेटा। देखो कैसे, इन्होंने बोला था कि सर जी मुझे डायमीटर बता दो। किसका बता दो, इस सर्कल का डायमीटर बता दो। ये हमारा सर्कल, इसका हमें डायमीटर मतलब पूरा ये सर्कल पूरा, इसका डायमीटर ये है, हमें इसी की लेंथ पूछ रहा था। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का बड़ा।
अब बेटा अगर जरा ध्यान से दिमाग लगा करके सोचते तो ये जो सेंटर है इससे ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी तो सेंटर क्या नाम रेडियस बनेगा। इस पॉइंट ऑफ सेंटर से ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम इस सर्कल पर वो भी तो हमारा रेडियस है। तो अगर इसकी वैल्यू निकल जाए तो हमारा डायमीटर निकल सकता है। हाँ जी सर निकल सकता है। अब ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट है क्योंकि इन्होंने बोला है ना ये जहां पर देखोगे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट ये 0 दिखा रहा है दैट मींस ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से किसी प्लेस का डिस्टेंस होता है आपको पता होता है। ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो सिंपल सा होता है एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर, यानी मैं बोल सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी रूट में 5 हो जाएगा बेटा। ये रूट में 5 किसी एक रेडियस का, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर, रूट 5 मतलब 2 रूट 5 आंसर आ जाएगा, काम खत्म। बस इतना ही देखना था, इतना ही खत्म करना था बेटा। लास्ट है 4 एमसीक्यूज वाला सवाल, इन्हीं में से कोई ना कोई एक सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस। मैं बार बार बोल रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आज के 8 सवालों में से कोई ना कोई सवाल डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर बेस आपके क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं बेटा। इस बार जब आप देने जाओगे सेकंड बोर्ड एग्जाम उसमें देखोगे। यहां पर क्या लिखा है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट वही बोल रखा है कि आपसे पूछा है राइट एंगल एओबी का, इस एओबी का मुझे ना हाइपोटेनियस बता दो। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे हाइपोटेनियस बता दो तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे आप, ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, इससे अच्छा है ये डिस्टेंस निकाल दो, काम खत्म। कि दो चीजों के बीच में दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे इंप्लीमेंट खत्म। 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एक केस स्टडी भी आया, ये 3 नंबर का सवाल था, ये केस स्टडी नहीं था, ये केस स्टडी नहीं था 2026 के पेपर में। जिन बच्चों के पेपर में आया था एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बता देना कि किनके पेपर में था बेटा, ठीक है। आइए 4 सवाल एमसीक्यूज के खत्म, अब 4 लॉन्ग आंसर पे देखेंगे। देखो बेटा ध्यान से देखना, पहले सवालों को समझना एंड देन उसके बाद, क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल का पता होना चाहिए, और स्क्वायर में क्या नाम है कि क्वाड्रिलेटरल में एक तो स्क्वायर का पढ़ लेना, एक रेक्टेंगल का पढ़ लेना। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ करके जाना, उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जिसे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या कहता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमें इतना पता होता है कि ये चारों की चारों साइडें बराबर होती हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने स्क्वायर ऑलरेडी बोल रखा है, यहां पर स्क्वायर एबीसीडी बोल रखा है। तो एबीसीडी एक स्क्वायर है जहां पर उसके चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और उसके साथ साथ डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं, और साथ के साथ क्या नाम है कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे, मतलब ये चारों जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, ए बी सी डी, ये चारों के चारों वैल्यू क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। एक दूसरे के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर एक कट करते हैं क्योंकि इनकी लेंथ भी बराबर होती है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं क्योंकि ये चारों के चारों बराबर होते हैं। बस खत्म कहानी। आइए सवालों को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी पूछा, मतलब इस कोऑर्डिनेट का, मेरे पास ए और बी का, ए और सी का जो है कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, बट मेरे पास बी और डी का दे रखा है। तो जो इसका एग्जैक्टली मिड होगा वही मिड पॉइंट होगा, वही हमारा क्या आंसर आ जाएगा पी का पॉइंट। तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होता है आपको, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो x1 + x2 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आ जाएगा बेटा 5। फिर y1 + y2 यानी -2 प्लस का 6 डिवाइड बाय 2 यानी 4/2 यानी आ गया 2। तो ये 5,2 पी का कोऑर्डिनेट आ गया, काम खत्म। इतना ही आंसर लगाना है और इतनी ही स्पीड से सवालों को सॉल्व करना है। फिर पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा कि जब कभी भी हमारे पास किसी डायगोनल का लेंथ दे रखा होता है, किसी स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ दे रखा होता है, तो साइड कैसे निकलता है। जैसे अभी मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज, उसके मीडियन से मैंने साइड निकाला, वैसे ही स्क्वायर के डायगोनल से भी साइड निकाला जाता है। आपको पता होगा बेटा, हम लोगों ने बहुत सॉल्व करा है कि जब भी हमारे पास साइड करना होता है तो हम डायगोनल की हेल्प से कैसे निकालते हैं। जो हमारा डायगोनल की हेल्प होता है उससे निकलता है a√2, ये हमारा होता है, मतलब जिसमें a साइड होता है। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a√2। क्या होता है बेटा a√2, क्या होता है a√2। ये जो a√2 है मेरे चैंपियंस, यही हमारा क्या है डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है, किसके, स्क्वायर के डायगोनल्स का, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के हाइट का जो प्रॉपर्टीज हाइट है उसका फॉर्मूला वो था हमारा √3/2 इंटू साइड, वैसे ही यहां पर है a√2। अब इस a√2 की वैल्यू, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जब 2 कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं, जब 2 कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं तो लेंथ कैसे निकालोगे, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। 9 - 1, 9 - 1 कितना होता है, 9 - 1 कितना होता है बेटा, 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64। तो रूट में निकालोगे, यहां पर जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने जाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे बेटा, तो 9 - 1 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस
-2 -6 -2 -6 y2 -y1 मतलब -8 का स्क्वायर। तो सिंपल सा देखोगे बेटा तो यहां पर हो रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8√2। ये हमारा आंसर निकल करके आ रहा है किसका बराबर, ये हमारी लेंथ है जो एक डायगोनल का काम कर रहा है, ये डायगोनल है a√2 के बराबर। तो यहां से √2 खत्म, a बराबर 8 आ चुका है। मतलब जो हमारी साइड है बेटा वो कितना हो गया, वो हो गया 8 यूनिट से 8 सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है यूनिट सेंटीमीटर कुछ दे रखा है नहीं, तो इसको यूनिट्स मान लेना। यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। वापस से वीडियो से जरूर देखना बेटा और प्रैक्टिस जरूर करना। अगला फाइंड, देखो ये स्टार मार्क कर लेना, इस पर बेस्ड सवाल एक 100% आएगा, जहां पर कोई एक लाइन सेगमेंट दे करके किसी एक कोऑर्डिनेट को पूछेगा, चाहे वो आपको इंटरसेक्शन में पूछे सेक्शन फार्मूला लगवा करके, चाहे डायरेक्टली आपके सामने कोई इक्वी डिस्टेंस पर बेस्ड सवाल बने। ये 100% पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। जब भी आपके सामने कोई भी, ध्यान से सुनना, जब भी आपके सामने कोई भी लाइन सेगमेंट या लाइन का रेशियो इक्वेशन दे रखा होता है और आपसे इक्वी डिस्टेंस पर बेस्ड सवाल पूछे या फिर आपसे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके भी उस पे इंप्लीमेंट करने के लिए बोले, ऑलवेज रिमेंबर मेरे चैंपियंस, हम अगर इक्वी डिस्टेंस पर पूछता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, और अगर सेक्शन फॉर्मूला पर पूछा है तो जो सेक्शन फॉर्मूला का होता है वो फॉर्मूला लगा करके हम एक्स और वाई की वैल्यू के प्लेस पर पुट कर देते हैं, आंसर हमारा निकल जाएगा। दोनों बेस पर सवाल अभी मैं करवाऊंगा आपको, पहले मैं इक्वी डिस्टेंस पर करवाता हूं। जब कभी भी इक्वी डिस्टेंस आता है ऑलवेज रिमेंबर क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता है। तो कोई एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट को मैंने मान लिया कि वो पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, जहां से ये दोनों का डिस्टेंस क्या क्या है, P से A का डिस्टेंस, इसको A मान लेता हूं, और P से B का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर हैं। इक्विडिस्टेंस का मतलब यही है। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम आंसर निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं बेटा, जैसे P का कोऑर्डिनेट कितना था बेटा, x और y था, और ये A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट कितना था जरा देखना एक बार। तो A का कोऑर्डिनेट था आपका 6 4 और 5 2, 6 4 5 2, 6 4 और 5 और 2, ये हमारे सामने एक सवाल बनकर के आ रहे हैं। अब आप देखोगे बेहतर तो सिंपल सा, ये हमारा x1 y1 तो फिक्स रहता है, ये चेंज होता रहता है, ये भी x2 y2 मान लो, इसको भी x2 y2 मान लो, क्योंकि एक बार इनके बीच का डिस्टेंस एक बार इनके बीच का डिस्टेंस के बराबर होता है, यही हमारा होता है फॉर्मूला। आप लोगों ने इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यही पढ़ा है। तो बेटा देखो x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, इसके बीच के, इन दोनों के डिस्टेंस, मतलब 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया। अब बस इन्हीं को सॉल्व करना है, इन्हीं को सॉल्व कर दो आंसर खत्म। 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 5 10x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस का 4y, यहीं पर दूसरी तरफ 36 प्लस x स्क्वायर, मैं एक्सपांड कर रहा हूं फॉर्मूला, x का प्लस माइनस का 2xy, सॉरी 2xy नहीं, 2 6 12x, 2 6 12x प्लस का 4 का 16 प्लस y स्क्वायर 2 4 8y। ये हमारे सामने क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं। अब देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से खत्म, ठीक है बेटा जी। नाउ नेक्स्ट अगर देखोगे आप ध्यान से तो यहां पर 25 और 4 29 हो जाएगा, प्लस का 10x माइनस का 4y, सबको इधर ट्रांसफर करो। यहां पर क्या है बेटा, माइनस का 12x इधर आकर के प्लस का 12x हो जाएगा, सॉरी ये हाँ माइनस है, यहां पर तो माइनस आएगा ना बेटा, ये रहा तुम्हारा माइनस, ये भी माइनस है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 10x 29 माइनस, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है ना माइनस में, तो माइनस में आएगा माइनस 10x प्लस का 12x, और उसके साथ ये माइनस 4y, तो इधर ये वाला आकर के प्लस का 8y बन जाएगा, और 36 में 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 52। ये 29 को उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस 10x, और में से 12x लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, और उसी तरीके से यहाँ पर 4y में से 8y लेस करोगे तो प्लस का 4y, उसके बाद 52 में से 29 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 23, यानी 2x प्लस 4y बराबर 23 आ रहा है, इक्वेशन 1 आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला। जब भी आपके सामने कोई भी, फिर से सुनना, जब भी आपके सामने कोई भी लाइन वाला इक्वेशन दे रखा होता है और आपसे इक्वी डिस्टेंस का पूछेगा, तो सबसे पहले उस इक्वी डिस्टेंस को सॉल्व करके कोई इक्वेशन फाइंड आउट करना, या जो भी इक्वेशन इक्वी डिस्टेंस में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके आपने क्या करा, आपने एक इक्वेशन फाइंड करा, और आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा था, क्या, x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर दूसरा दे रखा है, बस इसी को सॉल्व कर लेना, x और y की जो भी वैल्यू आएगी वही उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बन जाएगा और वही तुम्हारा आंसर भी बन जाएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सॉल्व करके। सारे के सारे बच्चे मुझे सॉल्व करके लिख करके बताएंगे कि दो इक्वेशन, आप इससे चैप्टर नंबर 3 भी रिवाइज हो जाएगा आपका, कि दो इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है बेटा। समझ में आ गई, पॉइंट्स क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि मुझे 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये क्लास खत्म करनी है, ताकि मैं ज्यादा टाइम ना लूं, इसको रिवाइज कर लो 15-20 मिनट और 2x स्पीड पे जाकर के, और इन सवालों को प्रैक्टिस कर लेना। आइए अगले सवाल पर आते हैं। देखो अभी मैंने
इसके पहले वाला बताया था कि जब आपके सामने कोई सेगमेंट दे देता है, लाइन दे देता है, और लाइन का इक्वेशन दे करके आपके सामने इक्वी डिस्टेंस पर पूछता है, वहीं दूसरी तरफ लाइन दे करके आपके सामने जब आपका सेक्शन फॉर्मूला यूज करवाएगा, वो इस तरीके का सवाल है जो 2026 में पूछा गया था। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम अपना रूल लगाने वाले। अभी तक जो हमने पढ़ा है, एक पॉइंट P है जो डिवाइड करता है दो पॉइंट्स को। जब P किसी चीज को डिवाइड करता है तो हमें पता है बेटा इसका कोऑर्डिनेट जो बनता है वो x और y होता है, और रेशियो में किस में डिवाइड करता है, k:1 में, जो कि m और n की वैल्यू होती है। यही हमें पता है, यानी k और 1 जो है बेटा वो m और n का वैल्यू है। ये हम सभी को पता है बेटा। तो बस सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1। कहीं कहीं पर बच्चा m और n की जगह पर m1 m2 यूज करता है, कोई बात नहीं, आप जहां पर जो भी यूज करते हो आप यूज करते रहना। y की वैल्यू निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, बस यहीं से आप फॉर्मूले को रख दो। देखो यहां से क्या निकल करके आएगा, यहां से निकल करके आएगा बेटा कि x y निकालने के लिए k, m की वैल्यू ये है, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो यहां से हो जाएगा k इंटू x2, तो यहां से हो जाएगा k इंटू 7 प्लस उसके बाद हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1। ये निकल करके आया है बेटा 7k माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1। वहीं दूसरी तरफ my2 ny1 में करोगे तो m की वैल्यू k इंटू y2 है बेटा जी माइनस का 4 प्लस 1 इंटू y1 है 5 अपॉन में k प्लस 1, यानी माइनस 4k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 1। ये रहा x की वैल्यू, ये y का वैल्यू। सेक्शन फॉर्मूला से हमने यूज कर लिया, यहां तक हमने बता दिया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सर्टेन रेशियो बोला था, तो सर्टेन रेशियो बोले या ना बोले हमेशा k:1 लेते हैं। अब ये बोलते हैं अगर ये पॉइंट P, मतलब ये वाला पॉइंट P इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब उस पर लाई कर रहा है, तो जैसे ही आता है बस वैल्यू पुट कर दो। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इस y के जगह पर y की वैल्यू रख दो, x के जगह पर x की वैल्यू, तुम्हारा आंसर वहीं पे खत्म। इन्होंने बोला y बराबर 2x, बस इंप्लीमेंट करना सीख जाओ बेटा, कंपैरिजन करना सीख जाओ, आंसर खत्म। y की वैल्यू क्या आया है, माइनस 4k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 1 बराबर 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 7k माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 से खत्म, तो माइनस 4k प्लस 5 बराबर 14k माइनस का 6। ये 4k इधर चला जाएगा तो 5 माइनस का 6, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा बेटा, ये 4 इधर चला जाएगा तो 14k प्लस का 4k, यानी ये हो जाएगा 18k, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 11, तो k बराबर हो जाएगा 11/18। ये k की वैल्यू आया। अब हमने रेशियो क्या माना था बेटा, रेशियो हमने k:1 माना था, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपका k:1, मतलब 11 अपॉन में 18:1, दैट मीन्स 11:18। ये आपका आंसर बन रहा है रेशियो का। यहां तक हमने सॉल्व करने का, जो ये सर्टेन रेशियो पूछा था ना बेटा, या फिर यहां पर पूछा ना फाइंड रेशियो बताओ ए और पी का, एपी और पीबी का, तो उसका रेशियो क्या बन जाएगा 11:18 का। अब थोड़ा सा तुम्हें काम देता हूं, क्या करना है, ये जो 11 और 18 का जो रेशियो आया है तुम्हारे सामने बच्चा, ये रेशियो आपको, ये रेशियो उठा करके बस इंप्लीमेंट कर देना। यानी ये जो k की वैल्यू आया है, इस k की वैल्यू को रख दोगे यहां पर, y की इसमें रख दोगे तो x और y का वैल्यू निकल आ जाएगा। तो अगला पॉइंट पूछा है कोऑर्डिनेट p बता दो, तो ये जो कोऑर्डिनेट p है बेटा, ये p का कोऑर्डिनेट x और y था, जहां से x की वैल्यू ये था और y की वैल्यू ये है, तो x और y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो k की वैल्यू आया है इस k की वैल्यू को इसमें रख दोगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका p का कोऑर्डिनेट बनेगा। एक बार फिर से बताता हूं, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने सेक्शन फॉर्मूला का यूज करा, क्योंकि आपके सामने दो कोऑर्डिनेट दे रखे थे, रेशियो k:1 में रख करके हमने दो पॉइंट्स निकाले। अब जब भी आपके सामने कोई लाइन दिया जाता है तो वो जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको उठा करके उससे हम कंपेयर करके वहां से हमने k की वैल्यू निकाली। उस k की वैल्यू को अगर हम इसमें रख देंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ p निकल जाएगा। उस k की वैल्यू को रेशियो में पूछा रहेगा तो हम रेशियो में k की जगह पर फिट कर देंगे, तो आंसर हमारा वहां से निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा। तो हमारे पास 6 सवाल खत्म हो चुके हैं। 7वां, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और स्टार मार्क कर लेना बेटा। ये सवाल टॉप नोच लेवल का सवाल था, मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। इस सवाल को और टफेस्ट बनाने के लिए एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये लाइनें हटा देता, इफ ये वाली लाइनें अगर हटा देता बेटा ना, इस सवाल को सॉल्व करने में बच्चों के पसीने छूट जाते। मैं आपको बता रहा हूं कि इस सवाल को टफ अगर बनाया जा सकता था, मतलब टॉप नोच लेवल का सवाल जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा दिमाग लगा पाता, वही बच्चा कर पाता जिसके कॉन्सेप्ट और मतलब इतने अलग लेवल पर, टॉप नोच लेवल पर होंगे ना, वही इस सवाल को बना सकता था अगर उसने ये वाली लाइन हटा दिया। ये लाइन देने के बाद उसने कुछ छोड़ा ही नहीं, उसने बस इतना ही बोला है कि काम करो, ये रहा तुम्हारा पीए, ये रहा तुम्हारा पीबी, ये रहा तुम्हारा एबी,
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इंप्लीमेंट यहां पर कर दो, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला, तीनों लगा दो, आंसर खत्म कर दो। इतना बड़ा क्वेश्चन देने का मकसद उसने इस सवाल के कंपैरिजन बस ये लाइन देकर के ना सवाल की वाट लगा दी और सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने का आइडिया दे दिया। लेकिन अगर इसने ये पॉइंट हटा दिया होता, ये पॉइंट जो इसने दे रखा है लास्ट में, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, इस पॉइंट्स को अगर हटा दिया होता तो बच्चा इसी सवाल को सॉल्व करने में उसके पसीने छूट जाते। जानना चाहते हो कैसे? क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, वहां पर बोल रखा भी है, सेमी सर्कुलर आर्क जब भी होता है उसमें बनने वाला जो ट्राइंगल्स होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा पाएगा और वही रिलेशन फाइंड कर पाएगा। तो ये टास्क तो मैं तुम्हें दूंगा सॉल्व करने के लिए। मेरा मकसद इस क्वेश्चंस को लाने का बस इतना था कि मैं तुम्हें समझा सकूं कि इसी सवाल को एक अलग लेवल पर कैसे ले जाया जा सकता है। मतलब वो अगर वो इफ और ये वाला पॉइंट हटा दे तो यही सवाल आपके बस का मतलब ऐसा है कि आप इसको सोचने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगा दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जल्दी याद ही नहीं आते। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर सेमी सर्कुलर आर्क होता है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, उस आधा सर्कल में बनने वाले जो ट्राइंगल्स होते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, और जहां कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हो और साइड गिवन होती है तो हम पाइथागोरस का थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो गया AB, ये PA, ये PB, इसका कॉन्सेप्ट यहां पर वैल्यू पुट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, बस जहां पर भी तुम्हारा आंसर आएगा x y x स्क्वायर y स्क्वायर में, वही उसका रिलेशन बन जाता है। रिलेशन का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, इक्वेशन। मतलब आप x और y के केस में चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है, या फिर आपका लीनियर इक्वेशन आ रहा है, किसी भी केस में आंसर लास्ट में बचेगा जो कि एक इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा होगा। जैसे अगर क्वाड्रेटिक में आएगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरीके से दिख जाएगा बेटा, ठीक है। तो वहीं पर छोड़ देना बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से। अगर आपका लीनियर में आएगा तो ax प्लस b बराबर 0 आ जाएगा इस केस में। क्यूबिक में आएगा तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बराबर 0। इनमें से किसी एक तरीके से जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। रिलेशन का मतलब इतना ही होता। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुझे तुम्हें समझाना था। और लास्ट का इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, 110% है। ट्राई सेक्शन का बेस पर सवाल आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं बेटा, ठीक है। इस सवाल का आंसर भी कमेंट करके तुम लोग बता दोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दोगे, ठीक है बच्चा। मेरा पर्पस बस इतना है कि तुमसे मेहनत करवाई जाए, और तुम्हारे हर एक गाइडेंस के लिए मैं दिनों रात जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, कमेंट बॉक्स में तुम लोग अपनी वीडियो बता देना। वीडियो मतलब कौन से अगले चैप्टर की वीडियो बनाई जाए, और सवालों को तुमसे प्रैक्टिस मैं तुमसे ही करवाऊंगा। बस तुम्हें बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता रहूंगा, कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। जैसे ये सवाल है, ट्राई सेक्शन को स्टार मार्क कर लेना बेटा। इस पर सवाल 100% इस बार तुम्हारे पेपर में भी देखने को बन सकते हैं, या तो ट्राई सेक्शन या 4 सेक्शन में भी बन सकता है। 4 सेक्शन बहुत अलग लेवल का है, पर ट्राई सेक्शन का तो जरूर करा। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है इसमें 2 रेशियो मतलब 2 कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। अब इसको भी टफ बनाया जा सकता है। ये गिवन फिगर हटा दे, मतलब ये पॉइंट्स हटा दे, बस ए का कोऑर्डिनेट यहां पर दे रखा है ना, ए बी जो दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा हो, बी का कोऑर्डिनेट, बाकी और कुछ ना दे, ये फिगर हटा दे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ट्राई सेक्शन का मतलब ही नहीं समझ में आता। तो आज से समझ लेना, दिमाग में फिट कर लेना, जब कभी भी आपके सामने कोई ट्राई सेक्शन नजर आता है, जब कभी भी आपके सामने कोई ट्राई सेक्शन नजर आता है, तो उसका हम कैसे किस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं याद रखना। भूल जाना कि यहां पर कोई डायग्राम दे रखा है, कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ट्राई सेक्शन दिया जाए तो अपने दिमाग में फिट करना कि सर जी ने बताया था कि कभी भी 2 पॉइंट्स जो होते हैं ए और बी, उसको ट्राई सेक्शन में बांटने का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में बांटना। 4 सेक्शन का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट में बांटना। तो मान लो इसमें हम 3 पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट कितना होगा, 1 2 और 3। इसका मतलब इसका रेशियो जो होगा वो 1 1 और 1 का बन जाएगा, ठीक है बेटा। 1 1 और 1 का मतलब ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट, 4 सेक्शन बोला तो 4 इक्वल पार्ट में चारों 1 1 हो जाएंगे। लेकिन बांटने के बाद जब इसका रेशियो निकाला था, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास 2 ही होते हैं, जैसे k:1, k की वैल्यू में पता होनी चाहिए, नहीं पता तो हम निकालते हैं, लेकिन 3 वाला रेशियो हमारे पास नहीं होता, तो हमें इस ट्राई सेक्शन को कन्वर्ट करना पड़ता उन दोनों सिनारियों में। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेटा। तो यहां से हमें नाम दिया गया है P और Q का, इन्होंने यहां पर दे रखा है। तो अब कभी भी P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे A से P और P से B का कोऑर्डिनेट का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। याद रखना 3 अलग अलग चीजों से नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास Q होता तो मैं A से P और P से Q का क्या नाम है कि रेशियो बेस पर सवाल निकाल सकता था, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास Q का तो कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है। तो पहले हमारे पास 3 पॉइंट में से किसी 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी हम तीसरे का निकाल सकते हैं। तो मेरे पास A का कोऑर्डिनेट पता था -1 and 1,
और बी का कोऑर्डिनेट पता था 4 और 8। तीसरा मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, तो अब पी का कैसे तुम रेशियो देखोगे बेटा, रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो यहां से जब तुम चेक करोगे तो ए से पी का रेशियो 1 है और पी से बी का रेशियो कितना है, 1 + 1 मतलब 2। तो यहां से जो के और 1 का रेशियो बन रहा है, k:1, k:1 का, वो हमारा जो के का इसके बेस पर m और n का, सॉरी m और n का, तो ये k:1 ना लेकर के आप क्या लोगे, आप लोगे बेटा m:n में 1:2 बन रहा है। किसके लिए ये बन रहा है बेटा, आपके AP:PB का। तो यहां से 2 बार आंसर निकालना पड़ेगा। इस वाले AP:PB से आप किसका पॉइंट्स निकालोगे, आप पॉइंट्स निकालोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का निकालोगे। अगर आपको Q का निकालना है, मतलब ध्यान से देखना, अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा, आप जाओगे A से Q, फिर उसके बाद Q से B, क्योंकि मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट तो होने चाहिए। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा, पहले A से Q जाओगे, मतलब Q का हमें फाइंड करना है, तो A से Q, Q का मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2:1 + 1 मिलकर के 2, और यहां से क्या क्या बचा 1। तो ये बन जाएगा M और N का रेशियो, जहां से ये AQ और QB का रेशियो बनेगा। यहां से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो बेटा ऑफ Q का, यहां से निकाल दोगे। फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला आपका x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब आपके सामने सारी चीजें अवेलेबल हैं बेटा, देखो एक बार ये केस है, दूसरा बार ये केस है। तो पहली बार ये यहां से m और n की वैल्यू, कोऑर्डिनेट सेम रहने वाले हैं, x1 y1 x2 y2, इन दोनों का और इसका यूज करके आप पहले केस में निकालोगे, जहां से तुम्हें P का कोऑर्डिनेट निकलेगा। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, इन्हीं दोनों पॉइंट से, यानी -1 1 से, x1 y1 और x2 y2 से इस वाले पॉइंट्स का निकालोगे, लेकिन इसके लिए रेशियो ये फॉलो करोगे। अब यहां पर रखो, दोनों फॉर्मूले में रखोगे, मतलब पहले इसको भी सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला, इसको भी सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला। इस ट्राई सेक्शन पर बेस आपके सामने इस बार पेपर में 100% भी ट्राई सेक्शन का किसी न किसी सेट में देखने को मिल सकता है, चाहे कंपार्टमेंट हो, चाहे इंप्रूवमेंट हो, चाहे आप सेकंड बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके लिए देने जा रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये टॉप 8 सवाल थे जो मैंने आपके सामने 2026 में पूछे गए थे, जिस पर बेस सवाल हर बार पूछे जाते हैं, बस तरीके में बदलाव रहता है। अगर आप 2025 के देखोगे पेपर, 2024 के देखोगे, तो इनमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट तुम्हें रिवाइज करवाया है। ये मत समझना कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने को बोल रहा है। मैं कभी आपसे वो चीज बोलता नहीं बेटा, मैं बस आपसे बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पर अगर तुमने स्ट्रांगनेस बना ली, कॉन्फिडेंस हो गए बेटा, तो सवालों को किसी भी तरीके से तुम उड़ा पाओगे। तो जो ये 8 सवाल मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट के बेस पर रखे हैं। इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये मेरा वादा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पर हमारी फिनिश होती है। बाकी अगला चैप्टर किस टॉपिक से तुम्हें चाहिए, 2026 के कौन कौन से सवाल थे जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम्स आई थी, या तुम्हारे सामने आता तुम उसको कर पाते कि नहीं कर पाते, या इस बार आएगा तो करोगे कि नहीं करोगे, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं इसी तरीके की वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में आपको देता रहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। कमेंट करना मत भूलना कि अगला चैप्टर कौन सा। जय हिंद बेटा। इसका आंसर भी कमेंट करके लिख देना बेटा कि इसका आंसर एक्स और वाई में दोनों का क्या क्या रेशियो बन रहा है, पी और क्यू का। ठीक है, चलो बाय बाय।